थोड़ा आपकी पहले की जर्नी जानते हैं जब आप ऑफिशियली एक बॉय थे, तो क्या मतलब व्हाट वर यू गोइंग थ्रू कि आपको लगा कि नहीं मैं इतना बड़ा स्टेप ले लूँ? मैं थोड़ा वैसे समझना चाह रहा हूँ कि आपको अपनी बॉडी पसंद नहीं थी या आपको मेल अट्रैक्शन हो रहा था तो आप उसी बॉडी में रहकर क्यों नहीं कर सकते थे? मतलब हो क्या रहा था? सी ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि लोग समझते हैं कि अच्छा तुम्हें लड़के पसंद है इसलिए तुमने ये किया, तो वैसे ही कर लेते, गे बन के रह लेते या कुछ, बट वही बॉडी वाली बात होती है। और वही मैं हमेशा कहती हूँ कि बचपन में नहीं फ़र्क पड़ा था, क्योंकि जब आप छोटी एज में होते हो, प्यूबर्टी से पहले वाली, लड़के लड़की में इतना फ़र्क नहीं होता। फिर एक एज आती है जिसमें एक ऐसे डेवलप हो रहा है, एक की दाढ़ी मूंछ आ रही है, एक की नहीं आ रही है, तो वो वाली एज में मेरे को सबसे ज़्यादा टेंशन हुई, क्योंकि मेरे मन में था कि यार मेरे को तो लड़कियाँ मतलब लड़कियों जैसा रहना है और बड़े होकर लड़की बन जाऊंगी, मतलब मेरे मन में ये था। तो जब वो वाली एज आई जिसमें दाढ़ी मूंछ और आवाज़ भारी और ऐसे कंधे चौड़े वो सब हो रहा था, तो मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी। और इस टाइम की ये चीज़ की मैंने एक्साइटमेंट भी कभी नहीं देखी। जैसे लड़कों में होता है ना कि जवान हो रहे हैं तो होता है कि यार ये फ़ील कर, या लड़कियों में होता है कि अब मैं ऐसी दिख रही हूँ, वैसी दिख रही हूँ। तो वो वाला फ़ेज़ मैंने कभी एन्जॉय किया ही नहीं। और प्यूबर्टी के टाइम पे मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई, क्योंकि मेरी बॉडी मेरे साथ काम नहीं कर रही। सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, बॉडी काम नहीं कर रही, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे कैसे इन मतलब? द सेंस कि यार मतलब मैं कुछ पहन रही हूँ, जैसे मेरे को अभी भी इवन जैसे सर्जरी नहीं हुई है तो जीन्स वगैरह पहनना, और फिर उसमें थोड़ा सा इंडेंटेशन या मेरे को खुद को फील होना वो पार्ट ऑफ माय बॉडी, तो मेरे को वो डिस्टर्ब करता था, मैं फोकस नहीं कर पाती थी। बाल और ये सब, मतलब शीशे में मैं देख रही हूँ, मेरे को खुद ही नहीं अच्छा लग रहा क्या दिख रहा है। फिर उसके बाद मेरी हमेशा बड़ी स्टेज पर्सनैलिटी रही है, को करिकुलर्स वगैरह, और एकेडमिक भी था बट मोस्टली को करिकुलर। बट जब एक आपका कॉन्फिडेंस हिला पड़ा है, तो फिर आप कैसे स्टेज पे जाओगे? तो उस टाइम पे प्यूबर्टी के टाइम पे मतलब मेरा सब कुछ ही हिल गया। स्टेज पे जाना हो गया, को करिकुलर्स, एकेडमिक तो लग चुकी थी मेरी, और फैमिली से भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंट हो गई। छोटी-छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि जब इंसान खुश नहीं होता तो वो चिड़चिड़ा रहता है ना, तो लाइक दोस्त छूट रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर मैंने ऐसे पेरेंट्स को बोला कि देखो, ऐसे लाइफ तो बर्बाद नहीं करनी, चाहे जैसा भी स्टेप हो लेना तो पड़ेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं जो सेम चीज़ से गुजर रहे होंगे, तो मैं थोड़ा वो आपकी और आपकी फैमिली की कॉन्वर्सेशन जानना चाहता हूँ ताकि वो लोग भी थोड़ा ओपन अप होकर फैमिली को बोल पाएँ। आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स आया, फिर आपने कैसे समझाया, थोड़ा बता सकते हो? सी फैमिली का मतलब मैं किसी को झूठ नहीं बोलूँगी कि आप ऐसे कर लो, ऐसे समझाओ और फिर सब अच्छा हो जाएगा। मतलब आइडियली ऐसे हम मूवीज़ वाले वर्ल्ड में रहेंगे तो होगा, बट रियलिस्टिकली ना मेरे पास ये कंफर्ट था और कॉन्फिडेंस था कि मेरे को पहले दिन से पता था कि मैं मेरे पेरेंट्स को बताऊँगी तो झगड़ा होगा, उनको बुरा लगेगा, जो भी होगा, बट एंड में मेरे साथ खड़े हैं, ये श्योरिटी मेरे को थी। और जितना भी मतलब आप बोल लो, हर किसी के पास ये नहीं होती, हर किसी के पेरेंट्स नहीं होते। तो मतलब ये मैं एज़ ऑडियंस आपको बता रही हूँ कि अगर आप मेरी सिचुएशन में हो, तो आप रियलिस्टिक एनालिसिस करो कि आपके लिए फैमिली को बताना ज़्यादा सेफ़ है, या फिर 10-12 साल मन मार के, काम करके, पैसे जमा के अलग जाके अपनी लाइफ़ शुरू करो। तो वो डिसीज़न आपको खुद लेना पड़ेगा। बट मेरी फैमिली का मेरे को पता था कि वो चिल रहेंगे। बट मैंने उनको बताया ना, तो मैंने उनको ऐसे किश्तों में बताया, जैसे धीरे-धीरे उधार माँगते हैं ना लोगों से। कैसे बताया था, बताना एक बार कैसे? पहले मैं उनको बिठाती थी, फिर मैंने सीधा भी नहीं बोला। पहले मैंने उनको सिर्फ़ बोला कि मम्मी को बिठाया, पापा से तो फटती थी। तो मम्मी को बिठा के मैंने बोला कि मम्मी मेरे को लड़कियाँ नहीं पसंद। फिर ऐसी 2-3 इनडायरेक्ट बातें करी जाती, फिर मम्मी ने मेरे को बोला कि क्या कह रहा है? तू कह रहा है तू गे है? मैंने कहा हाँ। तो उतने में मेरे को लगा कि चलो मम्मी को इतना समझ आ रहा है तो यहीं पे बात ख़त्म कर दो। फिर मेरे को लगा बड़ा चिल है यार, मम्मी तो मान गई, कह रही थी कोई बात नहीं, सब नॉर्मल है, ये तो बहुत होता है आजकल, तो सब होता है, मुंबई में तो सबको वो ऐसे बातें कर रही थी, तो मेरे को लगा यार ईज़िली निपट गया। फिर उसके थोड़े दिन बाद कि यार मुझे डॉक्टर को जाना है, कुछ ऐसा था कि मुझे इनडायरेक्टली कुछ बता के किसी और वजह से डॉक्टर के जाना है, मुझे लेके चले गए। और वहाँ जाके मेरे को पता चला कि अच्छा मेरे को देख रहा है डॉक्टर, और वो फिज़िशियन था डॉक्टर। फिर वो मेरे से पूछ रहा है कि क्या है, कैसे है? फिर मैंने उसको बताया, और अभी मैंने बोला ना फिज़िशियन था, अब वो थेरेपिस्ट बन गया अचानक से। वो मेरे को कह रहा है, "आपके मम्मी-पापा को बहुत बुरा लग रहा है", फैमिली डॉक्टर, "आपके मम्मी-पापा को बहुत बुरा लग रहा है, मैं आपको ऐसे नहीं देखना चाहता", ये वो। और मैं देख रही हूँ कि अच्छा नहीं देखना चाहते तो जाने दो, मेरे को क्यों बिठा रखा है। फिर उसके बाद तरह-तरह की एग्ज़ामिनेशंस हो रही हैं, मतलब ब्लड टेस्ट हुआ था मेरा कि मेरे हार्मोन लेवल्स ठीक है कि नहीं है, फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन की सब ठीक है कि नहीं है। जो कि मतलब नेसेसरी नहीं था, ज़रूरी नहीं था। और मतलब मैं डॉक्टर्स को भी गलत नहीं कह सकती, क्योंकि इवन मेडिकल जो एजुकेशन है, फ़ील्ड है, उसमें भी ठीक से इससे डील करना नहीं सिखाया हुआ। तो फिर ऐसे ही हम जगह-जगह डॉक्टर्स के गए। फिर उसके बाद एक ने बोला कि यार फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ।
तो वहाँ से मतलब प्रॉपर डायरेक्शन हमें मिली कि क्या करना है, कैसे करना तो है। साइकोलॉजिकली थोड़ा बता सकते हो आप कैसे थॉट्स आते थे पहले आपको, मतलब कि रियलाइजेशन में और इस दौरान पूरा? सी साइकोलॉजिकली ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो मेरे को है मतलब जेंडर डिस्फोरिया या जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते थे इसे। अब इसको डिसऑर्डर क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि ये होने की वजह से मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप समझना कि अगर मुझे लड़कियों जैसा लगता है या मुझे लड़कियों वाले कपड़े पहनने हैं, तो उससे मेरी लाइफ में कुछ होगा नहीं। लेकिन जो लोगों का बिहेवियर है ना, जैसे अगर मैं लड़की जैसी हूँ तो स्कूल वाले बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे, बुलिंग का जो नेगेटिव इफेक्ट होता है, उसका एंग्जाइटी, उसका डिप्रेशन, वो असल में प्रॉब्लम है। अभी आज आप भी लिपस्टिक लगा लो, वो लिपस्टिक आपको थोड़ी तंग करेगी, लेकिन अगर 4 लौंडे मजाक उड़ाएंगे वो आपको डैमेज करेगा। तो ये वाली बात थी कि साइकोलॉजिस्ट के साथ मेरे को ये बड़ी हेल्प मिली कि मैं समझ गई कि मेरे में कमी नहीं है भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप शेम में और सेल्फ ब्लेमिंग में चले जाते हो कि पेरेंट्स भी मेरी वजह से उदास हैं, सब हंस रहे हैं तो मुझ पे ही हंस रहे हैं तो कुछ तो होगा। तो वो सबसे अच्छा पार्ट था साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का, कि आप समझ जाते हो कि आपकी कितनी गलती है। तो फिर वो कैसे काउंसिल करते हैं आपको, और क्या आपके पेरेंट्स आपको एक्चुअली तो इसलिए लेकर गए थे ना कि आपको उल्टा समझा दे कि तू ठीक है, तू ये स्टेप मत ले, तुझे जिस भी वजह से लग रहा है वो पता चल जाए। बट जब साइकोलॉजिस्ट के पास आप गए और आप उसे कह रहे हो कि वो सही डायरेक्शन थी, तो वहाँ से चीज़ें वर्कआउट कैसे हुई? वर्कआउट ऐसे हुए कि सबसे पहले तो मेरी साइकोलॉजिस्ट इतनी स्मार्ट थी, उसने बोला कि सिर्फ आपसे बात करके उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना मैं पूरी फैमिली से बात करूँगी। क्योंकि मतलब मेरे पेरेंट्स का भी अपना अलग सीन चल ही रहा है। प्लस मैंने इतना देखा है कि पेरेंट्स की साइड ना मैं कभी समझ पाई, ना कोई बात करता है। मैंने अब भी रिसेंटली कुछ महीने पहले मेरी मम्मी से बात करी और उन्होंने मेरे को एक सिचुएशन बताई कि बेटा, तुझे एक चीज़ चाहिए थी, तो एक चीज़ के लिए मेरा बच्चा उदास दिख रहा है मेरे को, और दूसरी तरफ मेरा हस्बैंड है जिसको और कुछ चाहिए, और मैं दोनों से बराबर का प्यार करती हूँ, तो मैं किसकी साइड लूँ? तो इसलिए उनको भी काउंसलिंग वगैरह की नीड थी। और इसमें ना वो ये भी ध्यान रखते हैं कि सच में आप ट्रांसजेंडर हो, क्योंकि कभी कभार होता है ना कि कुछ और होता है और बंदा कंफ्यूज रहता है। जैसे वो मेरे से पूछी थी कि आपकी फैमिली में आपकी कोई बहन वगैरह है? मान लो कि ऐसा है कि बच्चे के घर में लड़कियों को ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो उस वे में बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि शायद मैं ये कर लूँ तो मुझे घर पे अटेंशन मिलेगी। या फिर कुछ लोग होता है मतलब जैसे अगर किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ या कुछ हुआ है, तो ऐसे लोगों को अक्सर अपनी बॉडी से नफरत हो जाती है, तो वो उस चीज़ की मेमोरी मिटाने के लिए कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, वो अपने आप को चेंज करने में लग जाते हैं। नॉट जस्ट जेंडर, टैटूज़ या सर्जरीज़ या किसी भी तरीके से अपनी बॉडी को बदलने में लग जाते हैं। तो यही था कि वो बहुत ज़्यादा फोकस थे कि चलो सही चीज़ तो कर रहे हो ना तुम, और वो क्लैरिटी मुझे और मेरे पेरेंट्स को मिलने के बाद फिर हम मेडिकल डायरेक्शन में भी गए। अच्छा, जैसे तुमने बोला कि मुझे गर्ल्स की तरह रहना पसंद था, उनके कपड़े पहनना पसंद था, तो कभी माइंड में ऐसा वो वाला जोन बना कि यार जैसे एक क्रॉस ड्रेसिंग भी एक टर्म होता है, इट्स अ थिंग राइट, कि तुम्हें वैसे कपड़े पहनना पसंद है, तो वो वाली चीज़ नहीं आई? मतलब बायोलॉजिकली चेंज होना ज़्यादा अच्छा लगा या वो नीड लगी? क्योंकि सिर्फ पहनावे तक नहीं था, इट वाज जस्ट कि मेरे को पसंद ही नहीं है कोई मेरे से ऐसे बात करे। अगर मेरे को ऑप्शन होगी कोई मुझे सर बोले या मैम बोले, तो मेरे को है मैम बोलो। मेरे को है कि मैं घर में घर की बेटी बन के रहूँ या बेटा बन के रहूँ, तो मतलब कपड़ों से बढ़ के भी जो जेंडर के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, मेरे को हमेशा एक तरफ की इंक्लिनेशन ज़्यादा रही। अब आज को पता नहीं, लोग कहते हैं कि कोई रोल कोई कुछ नहीं होता, बट मैंने जो रोल्स देखे हैं मेरे को वो वाले सही लगे। तो क्रॉस ड्रेसिंग वाला सीन तो था ही नहीं। मेरे पेरेंट्स ने सजेस्ट किया था एक्चुअली, मेरी मम्मी ने बोला अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी कि तेरे को जो करना है तू घर पे कर ले, बाहर ऐसे मत कर। बट वो भी मतलब इस डर से कि बाहर मेरे को तंग करेंगे लोग। तो अभी आप अब एक प्रोसेस में हो, अभी आप मेडिकेशंस पे हो, और जिसकी जो सर्जरी से पहले रिक्वायर्ड होता है, तो वो क्या मेडिसिन्स आपको दी जा रही हैं, वो कितनी हैवी है, उसके क्या इफ़ेक्ट्स और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके बारे में बता सकते हैं? सी मेडिसिन मेरे को दो दवाइयाँ लेती हूँ मैं। एक है टेस्टोस्टेरोन या फिर मेल वाले हार्मोन को ब्लॉक करने वाली, और एक है उसके ऊपर से एस्ट्रोजन या फिर फीमेल हार्मोन देना। तो वो मैं खाती हूँ 2 पिल्स दिन में 1 बार। और इससे क्या होता है, इससे कुछ नहीं होता है, मतलब बेसिकली मेरी बॉडी प्यूबर्टी में जा रही है, बट इंस्टेड ऑफ मेल प्यूबर्टी फीमेल प्यूबर्टी में जा रही है। तो वही ब्रेस्ट डेवलपमेंट, फैट ट्रांसफ़र हो रहा है, और थोड़ा सा मतलब इमोशनली काफ़ी स्ट्रगल किया मैंने, क्योंकि होता है प्यूबर्टी के टाइम पे हार्मोन से पूरा सिस्टम आपका चलता है, तो मूड स्विंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा। प्लस इधर मतलब मैंने रियलाइज़ करा कि टेस्टोस्टेरोन में ना आप थोड़े चिल से होते हो, मतलब आप इमोशनली उतना फील नहीं करते, मेरे को लगता है लड़के जितना है, या एक्सप्रेस नहीं करते मेरे ख्याल।
तो मेरी अपब्रिंगिंग तो थोड़ी बहुत लड़कों वाली थी कि नहीं नहीं बोलना, नहीं रोना, और वो जब तक मेरी बॉडी इतनी सेंसिटिव नहीं थी इमोशंस को लेके तब तक मैं कर भी रही थी। बट इतने साल के रिप्रेस्ड इमोशंस और वो लड़कों वाली अपब्रिंगिंग, अब मैंने एस्ट्रोजन ले लिया और फूट फूट के इतने सालों के इमोशन निकल रहे हैं, तो वो बड़ा मुश्किल था। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो रहे थे आप, या मतलब या वो टीयर्स के थ्रू वेंट आउट हो रहा था, क्या रिलैक्सिंग था, या क्या वो बहुत ज़्यादा और बर्डन हो रहा था आपको? सी रिलैक्सिंग तो था, बिकॉज इस टाइम पे मैंने एक्साइटमेंट बताई ना कि वो जवान होने वाली एक्साइटमेंट की, लाइक अच्छा मेरी बॉडी वैसी हो रही है जैसी मेरे को चाहिए, तो वो वाली एक्साइटमेंट थी। बट 2-3 चीज़ें थी, ऑब्वियसली आपको दर्द होता है जगह जगह पे जब आपकी बॉडी ग्रो होती है, तो वो वाला डिस्कम्फर्ट था। प्लस एक एक्सपेक्टेशन वाला था कि आप सोचते हो ना कि यार उतना नहीं हो रहा जितना मेरे को चाहिए था। जैसे होता है कि जवानी में लड़के सोचते हैं कि यार 5-10 क्यों 6 निकाल लेता, 6.5 निकाल लेता, तो वो वाला मेरे को भी था कि थोड़ा कमर और ऐसे ऐसे उस वे में थोड़ा मतलब अपने आप को प्रेशर में लेना। बट वो थोड़ा रियलिस्टिकली आपको लगाना पड़ेगा यार कि आपकी बॉडी सबसे अलग है और एग्जैक्टली वैसी नहीं हो सकती जैसे आप चाहोगे, तो उससे थोड़ा सेटल होना, उसमें भी मेरे को बहुत मतलब डिप्रेशन हुआ। बट फिर लेवल हो गया। बट मैंने डिप्रेशन वगैरह की कभी दवाइयाँ नहीं खाई, मेरे को कभी डायग्नोज नहीं हुआ, मेरे को थेरेपी से ही हो गया मेरे ख्याल से। और ये मेडिसिन कितने साल तक चलेंगी, उसके बाद सर्जरी होगी, तो वो कितना लंबा पीरियड है? मेडिसिन आपको आप 18 साल के हो गए तब आप मेडिसिन शुरू कर सकते हो, फिर 1 साल तक आपको मेडिसिन लेनी होगी, तब आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी सर्जरी के लिए। और उसके बाद ये मेडिसिन लाइफ लॉन्ग चलती है, चाहे आप सर्जरी कराओ या ना कराओ, क्योंकि मतलब लाइफ लॉन्ग इन द सेंस कि 50-60 साल तक आप लोगे, जब तक आपकी बॉडी में हार्मोन होते हैं। उसके बाद तो नेचुरली एज के साथ लोगों में मेनोपॉज या जो भी होता है उसमें बंद हो जाते हैं। बट क्योंकि अगर मैं सर्जरी करवाऊंगी तो मेरी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन बनाने वाला ऑर्गन था वो हट गया, और एस्ट्रोजन मेरी बॉडी उतनी मात्रा में जितनी एक औरत बनाती है वो बनाती नहीं है। तो अगर मेरी बॉडी में एस्ट्रोजन भी नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन भी नहीं होगा, तो मेरी बॉडी मेनोपॉज में चली जाएगी, बोन्स वीक हो जाएंगी। तो अगर मैं सर्जरी करवाती हूँ तो मेरे को लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी। और कितनी डेंजरस होगी है ये सर्जरी, कुछ ऐसा है आइडिया? सर्जरी सी, अगर आप एनेस्थीसिया के अंडर जा रहे हो, वो इट्स अ रिस्क टू योर लाइफ। चाहे वो छोटी सी यहाँ से कुछ हटवाने की सर्जरी हो, चाहे वो सुंदर ऐसे नाक वाली सर्जरी हो, चाहे वो सेक्स चेंज हो, हर सर्जरी थ्रेट टू लाइफ होती है। बट ये सर्जरी इंटेंस है, यस, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन है, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना, उसके लिए वेट मैनेज करना, और फिर उसके बाद आफ्टर केयर इतनी ज़्यादा है। मतलब इसको एक्सप्लेन करने का एक तरीका है, मान लो आप एक बॉडी में पियर्सिंग करवाते हो, आपने बॉडी में एक होल बनाया, तो शुरू में वो बंद होने की कोशिश करेगा ना, तो उसमें आपको कुछ डाल के रखना पड़ता है ताकि वो बंद ना हो जाए। तो इस सर्जरी में भी ऐसा होगा कि आपकी बॉडी में एक नई कैविटी बनाई है, तो शुरू में आपकी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स होगा कि वो उसको बंद करे, घाव को भरे। तो उसके लिए उस प्रोसेस को डायलेशन कहते हैं, कि आप लाइक अ मेडिकल डिल्डो यू यूज़ इट एंड यू हैव टू कीप इट ओपन। और बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है यार, दिन में तुम घंटों घंटों ऐसे कर रहे हो, मतलब क्लॉकवर्क की तरह, चलो डायलेशन का टाइम हो गया, सारा काम छोड़ के ऐसे बैठो और उस पर लग जाओ। और ऑब्वियसली पेन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और जो टेक्निक मैं करवा रही हूँ उसमें दे यूज़ अ ग्राफ्ट ऑफ योर इंटेस्टाइन, लाइक आपके सिग्मोइड कोलन का एक पार्ट लेते हैं और फिर उससे उस ऑर्गन की लाइनिंग क्रिएट करते हैं। तो इट्स वेरी इंटेंस, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन पेट कट रहा है बेसिकली, तो उसका रिकवरी और पेन बहुत ज़्यादा होगा। बट देन वही है, यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि आपके लिए मतलब इज़ इट वर्थ इट फॉर यू या फिर इट्स नॉट वर्थ इट। आपने कैसे कॉल लिया कि यस इट इज़ वर्थ इट फॉर मी, इतना ज़्यादा लाइफ रिस्क? सी, बिकॉज मेरे लिए पर्सनली वो मेरे लाइफ के हर एस्पेक्ट को हैम्पर कर रहा था, मतलब प्रोफेशनली ऑल्सो, क्योंकि अब मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, जिस तरीके के कपड़े मुझे पहनने हैं मैं पहन सकती हूँ, बट आई हैव दिस थिंग कॉल्ड टकिंग। बेसिकली यू टेक व्हाट यू हैव और उसको जस्ट टक इट अवे। बट ऑब्वियसली दर्द होगा ना, दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी इज लाइक स्क्विश्ड ऐसे सारा दिन, तो वो है। प्लस लाइक मेरे को वैसे भी अच्छा नहीं लगता व्हेन आई एम लुकिंग एट माई सेल्फ, मेरे को बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। प्लस रोमांटिक रिलेशनशिप्स में मतलब आई फाउंड पार्टनर्स जिनको प्रॉब्लम नहीं है, मे बी देर लाइक मुझे तू पसंद है, अब तेरा जो भी है जैसे भी है चलेगा, बट मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ। मतलब मैं ऐसे समझाती हूँ लोगों को कि ये एक तरीके से मेरी इनसिक्योरिटी है। तो मतलब जिस तरीके से मेल बॉडी वर्क करती है, अब इमेजिन करो मैं किसी के साथ हूँ जो मेरे को पसंद है एंड वर गेटिंग इंटीमेट, तो मेरी बॉडी मेरी बिगेस्ट इनसिक्योरिटी को और बड़ी बना देती है। अब मान लो किसी की इनसिक्योरिटी है कि उसके हाथ पतले हैं, लाइक किसी लड़के को है कि मेरे हाथ बड़े स्किनी है यार, हर टाइम उसको उसकी बंदिश होगी उसके हाथ और पतले हो जाए, तो वो आपकी सेक्सुअल लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो जाएगी ना, आप कैसे मतलब। तो मेरे को यही था कि मेरा
पर्सनल, प्रोफेशनल और रोमांटिक सारे एस्पेक्ट्स हैम्पर हो रहे हैं। जैसे जब सर्जरी हो जाएगी उसके बाद मतलब कंसीव कर सकते हैं ऐसे फीमेल बॉडी जब आप कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हो, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब शुरू होना एंड ऑल ऑफ दैट, ये सब हो नहीं जाता नहीं है? नहीं, सो जब वो सर्जरी कर रहे हैं वो सिर्फ वैजिनल कैविटी और वजाइना के आउटर स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, बट प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुएशन वो सब इंटरनल, मतलब आपकी ओवरीज और आपका यूट्रस या बच्चादानी, वो सब वो नहीं लगा सकते या नहीं बना सकते। तो वो सिर्फ एक स्ट्रक्चरल चीज़ है, मतलब प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको नहीं चाहिए किड्स? नहीं चाहिए, मतलब बहुत टाइम तक ये चीज़ भी मेरे को बॉदर करी थी, बिकॉज लाइफ में मेरे को पहले लगा था कि मेरे को कभी बच्चे नहीं चाहिए इससे पहले, बट मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे को कभी बाप नहीं बनना था। डू यू नो व्हाट आई मीन, लाइक वो उस वे में मैं अपने आप को इसलिए फ्यूचर नहीं इमेजिन कर पा रही थी कि मैं देख नहीं पा रही थी कि मैं आगे जाके किसी बच्चों का फादर बनूं। बट नाउ इफ़ आई लुक एट माई सेल्फ एज बींग अ मदर इन द फ्यूचर, वो रोल एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को लगती है कि हाँ मैं उसके लिए बनी हूँ, बट वही है बायोलॉजिकली नहीं पॉसिबल है। तो अब वो भी प्रॉबेबली आपके अंदर फीमेल हार्मोन्स अब आ रहे हैं तो मे रियलाइजेशन बी हुई हो। कुछ मैटरनल ऐसा जाग गया। अभी आप खुश हो अपनी लाइफ से? बढ़िया चल रहा है सब? अभी हाँ, अभी मैं बहुत खुश हूँ मेरी लाइफ से। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ जो ये सर्जरी और मेडिसिन का प्रोसीजर है, हाउ एक्सपेंसिव इज इट? कि कितना खर्चा आता है? क्या हर कोई ये कर सकता है अफोर्ड या नहीं? सी खर्चा, अब मैं कैसे बताऊँ, कंट्री टू कंट्री डिफ़र करता है। कुछ कंट्री में इंश्योरेंस कवर करती है, इस कंट्री में इंश्योरेंस कवर नहीं करती है। इस कंट्री में स्पेसिफिकली कुछ जगह से कुछ साइकाइट्रिस्ट कुछ चार्ज करते हैं, कुछ साइकाइट्रिस्ट कुछ चार्ज करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज भी अगर मैं ये सर्जरी करवाना चाहूँ तो मैं फ्री में करवा सकती हूँ, बट वही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट होगी और मतलब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको लगेगा ही, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक्सचेंज ऑपरेशंस करता है? हाँ, अच्छा। बट उसके लिए मतलब आपको वही अपना डायग्नोसिस का प्रूफ जनरेट करना है और अपना मतलब वेटिंग और वो सब आपको करना पड़ेगा। डायग्नोसिस का प्रूफ क्या होता है? डायग्नोसिस का प्रूफ इन द सेंस कि आपको जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस अब इसको बोलते हैं, या जेंडर डिस्फोरिया, ये आपको है। एक साइकाइट्रिस्ट ने आपको क्लियर कर दिया कि वही जो मैंने बताया था कि मान लो कोई और इशू है और उस चक्कर में अब बंदा सर्जरी करवा ले, फिर पता चले कि नहीं नहीं प्रॉब्लम तो कोई और थी, तो सारी लाइफ रिग्रेट ना हो, इसलिए आपको एक डायग्नोसिस चाहिए कि चलो बी श्योर कि आप ये आपके लिए है या नहीं। प्राइवेटली आप देखोगे तो मैं एस्टिमेट बताती हूँ, आप सर्जरी का लगा के चलो 2.5 लाख से 7 लाख। इतनी बड़ी जंप क्यों? क्योंकि बहुत सारी टेक्निक्स हैं। कुछ लोग हैं जो मतलब जिनको इंटरकोर्स नहीं चाहिए लाइफ में, एज हो गई है और या फिर उनको नहीं चाहिए, तो वो सिर्फ हटवा के और आउटर स्ट्रक्चर बनवा लेते हैं, उनको डेप्थ या पेनिट्रेशन नहीं चाहिए उनको। फिर एक टेक्निक होती है जिसमें वो सिर्फ आपकी जो स्किन वहाँ पे है उसी से सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। एक टेक्निक होती है जो मैंने बताया जिसमें वो इंटेस्टाइन की लाइनिंग लेके उसको लगा रहे हैं, क्योंकि वो मतलब इट्स वेरी सिमिलर जो नेचुरल वजाइना की लाइनिंग होगी। तो ऐसी टेक्निक टू टेक्निक प्राइस भी डिफ़र करेगा, क्योंकि हर टेक्निक मतलब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी अलग होती है, उसमें यूज़ होने वाली दवाइयाँ अलग होती हैं। तो सर्जरी का आप 2.5 से 7 लाख लगा लो। हॉर्मोन्स आप 1.5 से 2,000 हर महीने आप लेके चलो, अनलेस आप ऑब्वियसली देयर इज़ मेडिसिन जो आप सस्ते में ले सकते हो, और बट आई रिकमेंड अगेंस्ट दैट, कोई आप अच्छी जगह से ही लो और नॉक ऑफ से मत लो। और सर्जरी मेन जो एक्सपेंसिव सर्जरी होती है सेक्स चेंज के अलावा, वो होती है मतलब फेशियल फेमिनाइजेशन या ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, या मतलब जो भी आप बॉडी जो चीज़ें ब्यूटी में क्लासिफाई हो सकती है ना, उसमें पैसा ज़्यादा लगता है। आप उसके लिए भी जाओगे? मेरे को शुरू में बहुत ज़्यादा था, तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी कि लाइक शुरू में मैं बहुत तगड़ी वाली इनसिक्योर कि ये भी कराना है, ये भी कराना है, ये भी करवाना है। बट अभी हॉर्मोन्स के बाद प्लस आई फील लाइक जिस हिसाब से मेरी लाइफ चेंज हुई है ना, जो कॉन्फिडेंस मुझ में आया है वो मेरे को मेरी बॉडी को लेकर भी आया है। तो मेरे को है कि उतनी चीज़ें नहीं, बट मैं भी आगे जाके प्लस मेरे को लगता है यार इतना बड़ा रिस्क, डू यू नो व्हाट आई मीन, कि अभी बुरी तो नहीं लगती हूँ, बट सर्जरी के बाद इट कैन गो रॉन्ग। तो एवरेज शक्ल को बिगाड़ने का रिस्क लेना इज़ थोड़ा वो भी रिस्की होती हैं चीज़ें। सो मेनी थिंग्स। जैसे मान लो आप नाक की सर्जरी करवा रहे हो, उन्होंने गलती से ज़्यादा हड्डी शेव कर दी या कार्टिलेज हटा दिया, नाक कोलैप्स कर गई है, आप सांस ठीक से नहीं ले पा रहे हो, या फिर टेढ़ी कर दी नाक, या फिर मतलब रिजल्ट्स नहीं अच्छे लगे आपको, या फिर लोग फिलर्स वगैरह करवाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी बॉडी एलर्जिक होती है फिलर्स को, तो उसका पूरा एलर्जिक रिएक्शन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
तो ये ज़्यादा कॉस्टली होता है या ये नॉर्मली? ये ज़्यादा कॉस्टली होता है यूजुअली। तो आप इंडिया में ही कराओगे, इंडिया के बाहर प्रेफर मेरे सर्जन करोगे? इंडिया में ही है, डॉक्टर नरेंद्र कौशिक ऑलमेक करके एक क्लिनिक है, वो पूरा हॉस्पिटल ही एक्चुअली स्पेशलाइज्ड है फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर। और उन्होंने जो टेक्निक में करी, उन्होंने एक्चुअली, वो उनका ब्रेन चाइल्ड है वो टेक्निक, उन्होंने खुद इन्वेंट करी थी। तो ही इज़ लाइक रिनाउंड वर्ल्ड ओवर, बहुत लोग आते हैं इंडिया के बाहर से वहाँ पे सर्जरी करवाने। दिल्ली में ही है। हाँ। तो शुरू करते हैं शुरुआत से, आपके बचपन से, आपकी जर्नी से। तो कब आपको ये रियलाइज़ होने लगा कि मैं एक फ़ीमेल बॉडी में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे मेल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की होता है अपने सारे ऑर्गन्स को चेंज करना, एक हार्मोन्स को चेंज करना जो आप नेचुरली नहीं हो, उसमें ट्रांसफॉर्म करना खुद को। तो कब ये रियलाइजेशंस होने लगी? रियलाइजेशन मतलब स्कूल टाइम से था मेरे को कि बचपन में ही बाहर खेलना, लड़कों के साथ खेलना और अकेले खेलना। बाकी लड़कियां तो मतलब चली जाती थी, ब्रेक हो गई तो क्लास में मैंने जाना, लंच ब्रेक में भी लड़कों के साथ खेलना, पूरे ग्राउंड में फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेल लेना। तो तब से वो मेरे को बोलते भी थे कि यार मर्द मर्द की तरह क्यों तूने रहना है। तो मेरे को लगता था कि यार अच्छा है, मेरे को ऐसे ही कंफर्टेबल लगता है। उसके बाद जाकर धीरे धीरे और पता लग गया कि 10th 11th में हमें आ गया सूट पहनना है। मेरा स्कूल था दिल्ली पब्लिक स्कूल जम्मू में, तो वहाँ पे सारे ऐसे होते थे कि सूट पहनना है और वो तो बन ठन के आएंगी सारी लड़कियाँ। तो मेरे को था कि यार मेरे लिए तो ऐसे सज़ा सी होगी ये सूट पहनना, क्यों पहनना है मुझको। तो वो कहते यूनिफॉर्म चेंज नहीं कर सकते तुम, ये तो ये यहाँ तो स्कूल चेंज कर लो। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलेगा, 2 साल ही तो निकालने हैं 11th 12th के जिसमें सूट में पहनना है। फिर मैंने सूट पहनना। अब मेरे को चलना आता नहीं था लड़कियों की तरह जैसे वो चलती हैं, तो मैंने लड़कों की तरह चलना, टांगे खोल के थोड़ा। तो जो टीचर्स होते थे मेरे को बोलते थे कि ये कैसे चलना है तूने टांगे खोल के, लड़कियों पे सूट नहीं करता है। मैंने कहा यार मेरे से नहीं चला जाता, मैं वैसे चलूँ तो मेरी टांगे अटक जाती हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। तो फिर कहती अच्छा ठीक है। फिर मतलब 2 साल काटे वो मैंने। उसके बाद घर वाले कहते कॉलेज में एडमिशन ले लो। अब कॉलेज का टाइम आया, उसमें भी एक कॉलेज जो पास में था वो कह रहे थे वहीं पे ले लो एडमिशन, नॉर्मली जो लेती हैं, तो उसमें आपको सूट ही पहनना पड़ेगा। मैंने कहा पहन लिया सूट मैंने, अब नहीं हो सकता। तो कहते फिर कहाँ पढ़ोगे, क्या करोगे। तो मैंने कहा मेरे को ड्रॉप करना है क्योंकि मेडिकल बैकग्राउंड है मेरा, तो मैं वो एम्स और इसकी तैयारी कर लूँ, नीट की। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मान गए। आकाश में मेरी एडमिशन होगी। तो फिर वहाँ पे मैंने 1 साल ड्रॉप कर लिया कि चलो सूट से तो बच जाएंगे। फिर सीट वगैरह जो निकली वो डेंटल और ये सब थी, तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं था उनमें। वैसे मैंने सोचा था अगर डॉक्टर बनूँ तो गायनिक का ही करना है मेरे को। फिर मैंने कहा नहीं, ड्रॉप कर दो ये प्लान। अब सीट नहीं निकली तो मैं बायोटेक्नोलॉजी करूँ। फिर चंडीगढ़ मेरे को जाना था कि वहाँ जाके पढूँ, क्योंकि जम्मू एरिया में इतनी इस चीज़ की डेवलपमेंट हुई नहीं थी। फिर वहाँ एडमिशन लिया मैंने। घर वाले कहते कि वहाँ इतनी दूर कैसे जाना है, तुम यहीं पे पढ़ लो। अब हमारे घर में सारे लड़के पैदा हुए थे, पहली लड़की पैदा हुई थी या। तो काफ़ी लोग मेरे को बोलते हैं कि शायद इसके माँ बाप का मतलब एक ही औलाद है, इसीलिए इसने ट्रांसफॉर्मेशन कराया मर्द बनने के लिए। तो ऐसा नहीं है, मेरा 3 साल छोटा भाई है, तो वो भी मतलब अच्छा खासा है। तो वो घर वाले खुश हैं उससे भी। तो घर वाले बोलते थे सूट वगैरह पहनना शुरू कर लो, अब अच्छा नहीं लगता, रिलेटिव्स भी बोलते हैं। तो मैंने कहा नहीं मेरे से नहीं होगा, मेरे को कंफर्टेबल नहीं, मेरे को सूट भी चुभता है, यहाँ से ये ऐसे रखना है। कहते मेकअप कर लो थोड़ा। मैंने कहा यार मेकअप मेरे को आता नहीं है, और आप मेरे पे करोगे सूट नहीं करेगा, अजीब सी शक्ल लगेगी, मुझे खुद में शीशा नहीं देखा जाएगा। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। वो भी थोड़ा नॉर्मली होते हैं कि शायद इसको आगे पीछे एक्सप्लोर करके ना पता लग जाएगा चीज़ों के बारे में कि लड़कियां रहती कैसे। तो मैंने कहा ठीक है, आपको जैसे लग रहा है वैसे ही रहने दो, अब मुझे जाने दो पढ़ने के लिए बाहर। उसके बाद बाहर गए कॉलेज, तो घर वाले काफ़ी रोक रहे थे मुझे कि मत जा, लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं होता है बाहर जाना, और तू अकेले है, सारे घर के लड़के तो आज तक बाहर गए नहीं, यहीं पढ़ते आए हैं। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे मेरे को अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी। तो मैंने मार्क्स भी अच्छे खासे ले लिए होते थे, वो खुश थे कि चल ठीक है, करना है तो जा, चले जाओ। गए वहाँ पे, जाके पता लगा कि यार दुनिया क्या होती है, क्योंकि वहाँ पे अब चंडीगढ़ था, सारी जगहों से और लोग आ रहे थे। और ये सबसे बेस्ट वो था कि सूट नहीं पहनना था, कुछ भी पहन सकते हो Casual. कैजुअल। तो यूनिफॉर्म उधर थी, वो भी मतलब पैंट, लड़कियां भी पैंट लगा रही थी और कोट लगाते थे। तो मैंने कहा सही है, ये बेस्ट है। घर वालों के साथ निकल के मैंने रास्ते में ऐसे चूज़ किया था, हाँ ये कॉलेज इधर ही करा दो। तो कहते अच्छा ठीक है यहीं ले लो। फिर उसके बाद 3 साल का वो कॉलेज चला। उसी ड्यूरेशन में मैंने एक्सप्लोर किया इन चीज़ों को कि रिसर्च करना। मेडिकल था, बायोटेक्नोलॉजी लिया हुआ था, रिसर्च करके पता लगा कि डीएनए, हाँ मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है। तो मेरे को मतलब पहले क्यों ऐसे लड़कों जैसा लगने लग गया,
स्टार्टिंग में 12th तक हाँ रिलेशन मैंने रखे थे लड़कों के साथ भी। वो बेचारे देखेंगे पॉडकास्ट बोले, उनको याद आ जाएगा कि हाँ हाँ हमारे साथ था। तो फिर मैंने कहा कि यार मेरे साथ रिलेशन मत रखो, मेरे से कंफर्टेबल होता नहीं है उस लेवल का। तो वो कहते अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब लड़की है तू, तेरे से क्यों नहीं हो रहा। मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं रखना। तो कहते अच्छा ठीक है, मान जाते थे। 1-2 महीने का रिलेशन होता था। क्लोज आने में हिचकते थे आप कि भाई अगर आप किसी लड़के क्लोज आ रहे हो उस टाइम पे आपको होता था भाई क्यों कर रहा हूँ ऐसा? हाँ कि अंदर से ऐसे फील नहीं आती थी कि यार कनेक्शन नहीं है, इनके साथ बॉन्ड बन नहीं पा वो रहा। अराउज नहीं होते थे आप अंदर से, मतलब वो फीलिंग्स नहीं डेवलप होती थी कि यार मैं इसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाऊं या कुछ ऐसा। हाँ जैसे आप मान सकते हो कि बटरफ्लाई वाली फील आती है ना किसी हाँ, और नए रिलेशनशिप में तो और आती है। को, हाँ, वही वैसा हो नहीं रहा। और फिर मेरे को होता था रखना क्यों है, फिर नाम का टैग क्यों लगाना। हाँ, अच्छा। तो फिर 12th के बाद ही मतलब जब कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई थी तब पता लगा मेरे को कि यार लड़कियां कनेक्ट करके ना मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। हाँ, अच्छा। लड़कियों से कनेक्शन किया तो ऐसे पेट में ऐसा उड़ने लगी तितली। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए, गलत हो गया। तो फिर लड़कियों से खिंच रहा हूँ भाई, ये क्या चल रहा ये है? तो गलत है। मतलब अभी तो ऐसा कुछ हमें बताया भी नहीं गया कि उन टाइम पे, ये काफ़ी 10 साल पुरानी बातें हैं, सोशल मीडिया पे भी कुछ नहीं था कि किसी ने बोला होगा ये अवेयरनेस है। अभी जैसे बढ़ रही है अच्छी बात है, आगे वालों को पता लग जाएगा कि ये चीज़ नॉर्मल है। तो तब हमें ऐसे खुद में भी डर लगता था यार ये किसी को पता लगेगा कि लड़की की तरफ तितलियाँ उड़ रही हैं, किसको बोलूँ। तो फिर बोल दिया, मैंने कहा चलो ठीक है बोल के देख लेते हैं। और आगे पीछे ऐसा भी नहीं है कि कहीं उनको ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना किसी से कि ये ऐसा है तो मैं भी ऐसा बन जाऊँ। मेरे आगे पीछे कोई भी ऐसा नहीं था कि जो जिसने ट्रांसफॉर्मेशन ली हो। तो फिर मेरे को था कि यार मेरे को अगर मैं अलग हूँ तो ठीक है, वैसे ही एक्सेप्ट करूँ मैं खुद को, ठीक है। बाकी कनेक्शन हुआ, फिर रिलेशनशिप बना, फिर रिलेशनशिप बना, उसके बाद अभी तक वैसे ही चल रहा है। रिलेशनशिप कब बना था आपका, कब आए थे रिलेशनशिप में? मैं 2019 नहीं, उससे भी पहले 16-17 से स्टार्ट हो चुका था कॉलेज लाइफ से हम। तो आपके जो पार्टनर थे वो उन्होंने आपको फीमेल बॉडी में ही एक्सेप्ट कर लिया था? पूरा वैसे ही तो एक्सेप्ट। उस टाइम पे कैसे आइडेंटिफाई करते थे अपने आप को, आप और आपके पार्टनर? वो अपने में स्ट्रेट ही थी और मेरे को खुद में स्ट्रेट फील आती थी ऐसे एज अ लड़का सोच के कि मैं, मेरा माइंडसेट एकदम ऐसे हो गया था कि खुद में लड़का है और लड़का मान लिया तभी मेरे को लड़की पसंद आ रही है। अच्छा, तो आपके पार्टनर ने भी आपको एज अ बॉय एक्सेप्ट कर लिया था जबकि आप उस टाइम फीमेल बॉडी में ही थे? क्योंकि वैसा क्या होता है, आपने काफ़ी अपने टाइम पे भी देखा होगा टॉम बॉय लड़कियाँ होती हैं, करेक्ट। ठीक है, कि लड़कों की तरह रहती है। उस टाइम पे मेरी लाइफ भी वैसी थी। बट वो टॉम बॉयज में ये होता है ना भाई, वो अट्रैक्ट तो बॉयज ही होती है, बेशक उनका रहन सहन और चाल चलन होता है बॉयज की तरह थोड़ा सा टॉम बॉयज, बट वो अट्रैक्ट तो बॉयज से ही होती है और वो रहती कंप्लीटली स्ट्रेट है। वो तो टॉम हाँ बॉयज वो कुछ होती हैं और कुछ का ज़्यादा जो एक्सट्रीम लेवल चला जाता है और वो बिल्कुल ही फील नहीं कर पाते, वो अट्रैक्ट ज़रूर हो जाते हैं। काफ़ी टॉम बॉय होंगी जिनका मतलब फीमेल से हुआ है कनेक्शन, तो वो फिर एज लेस्बियन खुद को वो काउंट कर लेते हैं कि हम वो ही हैं और कंफर्टेबल हैं। अब मेरे साथ ऐसा हो रहा था, टाइमली आगे आगे बढ़ के अब लोग कहते हैं कि तुम लेस्बियन भी रह सकते थे, तुमने आगे ट्रांजिशन क्यों किया। उसका आंसर ये है कि मेरे को खुद के बॉडी पार्ट्स फील नहीं होते थे। जब मैं अपने चेस्ट एरिया पे हाथ लगाऊं मेरे को फील नहीं होता। अब एक फीमेल उसको खुश होती थी और उस टाइम पे मेरे को होता था कि मैं कवर्ड रखूं उस चीज़ को, कि मेरे को नहीं है कि मैं दिखाऊं मेरी चेस्ट भी है। ये काफ़ी लोग जूझते भी हैं इन चीज़ों से कि यार ये चीज़ हट जानी चाहिए, कंफर्टेबल नहीं है हम इन चीज़ों में। तो भाई अभी तक जो आपकी जर्नी चल रही थी, अभी तक आपको शूट से प्रॉब्लम थी, तो आपके माइंड में ये कब आया अब मैं यार ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करता हूँ कि मैं अब बॉडी चेंज कर लूँगा? और जो साइकाइट्रिस्ट से आपकी मीटिंग हुई उसके बारे में थोड़ा बताओ। ये हुआ था 2020 के आसपास ही, कोविड का जो टाइम चल रहा था, बॉर्डर्स हो गए बंद, मैंने ऑस्ट्रेलिया में फंस लिया था और इंडिया आ नहीं सकते थे। अच्छा, तब आप ऑस्ट्रेलिया जा चुके थे एज अ फीमेल, आप जा चुके As a थे female, और आपके पार्टनर से क्या अंडरस्टैंडिंग थी आपकी? उन्हें पता था कि आप ऐसा करने वाले हो या क्या? हाँ उनको मैंने बताया हुआ था कि मैंने ऐसे ही रहना है और आगे आगे ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। इवन रोका था कि यार इतना सब करना ही क्यों है, जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया किसके लिए करना है। मैंने कहा किसी और के लिए तो नहीं करना है, खुद के लिए ही करना है। काफ़ी लोग बोलते हैं किसी लड़की के लिए कर लिया होगा उसने या किसी लड़के के लिए उसने चेंज हो लिया। तो मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को खुद में खुशी मिलेगी इस चीज़ को, और मैंने अपने आप को देखा हुआ वैसे बनना है, तो वैसे बन के ही मैंने सांस लेनी। पार्टनर और फैमिली से डिस्कस किया था आपने? हाँ वैसे धीरे धीरे ही डिस्कस किया, ऐसे तो है नहीं कि सब ओपन माइंडेड है। उनको बोला ये हो गया, वो कहते हैं ये कौन सी बीमारी है, तो कोई नहीं ठीक हो जाओगे, 30 साल के हो जाओगे ठीक हो जाओगे। मैंने कहा नहीं, अब तो मेरी 28 उम्र हो रही है, अब भी नहीं हो रहा, तो अब तो मैं सर्जरी तक जाऊँ।
तो फिर इसी साल मतलब स्टार्टिंग में ही मैंने सर्जरी प्रोसीड स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने कहा इतना टाइम ले लिया मैंने, अब आप देखो आज से 5-6 साल और आगे मेरे को डिले करवाओगे तब तो सर्जरी की रिकवरी भी नहीं होएगी। 40 में तो ऐसे ही बुढ़ापा आ जाएगा, स्किन लटक जाएगी, क्या कुछ भी नहीं होने वाला। अभी मेरे को करने तो इतने साल आपके लिए मैंने 25-26 साल काटे हैं कि आप खुश रहो, अब मेरे लिए 10 साल खुश हो रह लो। तो फिर वो भी कहते चलो ठीक है, धीरे धीरे माने, 1-2 साल लगे। कोविड का टाइम था, वहाँ से मैंने बोला कि अब मैंने ट्रांजिशन स्टार्ट करना है। तो वो थे इंजेक्शंस वगैरह जो स्टार्ट होने थे। सबसे बट पहले उससे पहले आपको एक साइकाइट्रिस्ट, उससे पहले मेरे को खुद भी नहीं पता था। वहाँ पे होता है एक जीपी, अब वो न्यू है सब कुछ ना। जीपी क्या होता है? जनरल प्रैक्टिशनर। ओके। ठीक है, तो जीपी वहाँ का आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हो। यहाँ पे तो गए सीधा स्पेशलिस्ट के पास सामान ले लिया, हाँ स्पेशलिस्ट भी नहीं है यहाँ पे, तो सीधा चले जाओ दवाई ले लो। अगर मैं बोल दूँ हार्मोन ये वाला लेना स्टार्ट कर दो, पूछते भी नहीं है कि क्यों लेना है? कुछ नहीं पूछेंगे, वो दे देंगे काउंटर पे यहाँ पे। पर वहाँ पे अगर एक डोज ऐसी है उससे एक्स्ट्रा कुछ दिन, 1 दिन पहले भी नहीं ले सकते, इतना वो स्ट्रिक्ट चलता है। अब जीपी से पूछा, जीपी मेरा ना पाकिस्तान से थे वहाँ पे, तो वो ऐसे डर गए। अब थोड़े ना मुस्लिम में होता है कि ये ट्रांजिशन को ना थोड़ा हराम टाइप मान लेते हैं कि पता नहीं मुझे। अब वो कहते कि ये क्या चीज़ होती है, क्यों करना है आपको ऐसे? मैंने कहा मेरे को ऐसा फ़ील होता है। तो अब वो मना भी नहीं कर सकते वहाँ पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर्स मना नहीं कर सकते किसी चीज़ को। तो कहते अभी भी आप ना वेट कर लो, आराम से सोचो इस बारे में। मैंने अब तब मेरी एज थी मान लो 23-24 के आसपास। मैंने कहा यार नहीं, आप मेरा ना स्टार्ट करा दो। उन डॉक्टर ने 3-4 महीने मेरे को और डिले का टाइम दिया कि थोड़ा सोच लो फिर कर लेना प्रोसीड। फिर मैंने कहा डॉक्टर नहीं, आप दे दो मेरे को लेटर स्पेशलिस्ट का, मैं बात कर लूँ। अब डॉक्टर ने मेरे को स्पेशलिस्ट दिए एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, वो हार्मोन के थे कि ठीक है इसको हार्मोन ही शुरू करने होंगे, वहाँ जाएंगे। अब जब वहाँ गए, उन डॉक्टर ने कहा जब तक हमारे पास साइकाइट्रिस्ट का नहीं आता अप्रूवल, हम आपको हार्मोन नहीं दे सकते। और वो इंडिया में भी है ये चीज़, यहाँ पर भी लागू होती है कि तुम्हें लेना पड़ेगा साइकाट्रिस्ट से परमिशन। साइकाइट्रिस्ट ही सबसे बड़ा वो है कि मेंटल हेल्थ को वो जज करेगा कि तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड कैसा चल रहा है। उसके बाद वो बोलेगा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के साथ कि तुम अब प्रोसीड कर लो। अब वो लेटर होता था, उसमें सेशन भी होते थे। काफ़ी लोगों ने पूछा कि मतलब क्या पूछते हैं, क्वेश्चनिंग होती है कि हाँ क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ। थोड़ी देर के लिए सेशन लेके बातचीत करेंगे, फिर और क्वेश्चनिंग करेंगे डॉक्टर। फिर कुछ इन्होंने मेरे को टेस्ट के लिए क्विज़ वगैरह भी दी थी कि ये सॉल्व करके भाई दिखाओ। थोड़े क्वेश्चंस आप बता सकते हो जिससे आपको भी रियलाइज हुआ हो कि हाँ यार, डॉक्टर भी कंफर्म करता है कि हाँ यही है? क्वेश्चंस काफ़ी वो थे। पहले तो वो कपड़ों की रिगार्डिंग ही उन्होंने डिस्कस किया कि क्यों पहनने हैं तुमको, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तो फिर उसके बाद कुछ क्विज़ ऐसे नॉर्मल जीके वाली होती थी कि उनको था कि ये सॉल्व कर पाते हैं, समझ पा रहे हैं ये चीज़ क्या लिखी हुई है। मतलब ये बिल्कुल सेन है कि नहीं, ओके है कि नहीं, मतलब जनरल क्वेश्चंस। जनरल, एकदम जनरल कि यहाँ ये चल रहा है, ये स्टेट कहाँ पे है, ऐसा मतलब वैसा मान लो। ऐसा कुछ भी टेस्ट हो सकता है कि नॉर्मल करंट अफेयर्स पूछ लिए जनरली। मतलब ज़्यादा पढ़ाई पे भी नहीं चले जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन होंगे कि हाँ अगर ये वर्ड बनता है ऐसे क्यों बन रहा है, ABCD में ये बता दो, इसके बाद क्या आता है। बड़े जनरल मतलब को देखना होता है, नॉर्मल है बंदा बिल्कुल भी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। किसी कोई और प्रॉब्लम मिक्स नहीं हो रही बेसिकली। ओके। तो वो टेस्ट होने के बाद आगे लेटर इशू करते हैं डॉक्टर। वो साइकोलॉजिस्ट के साथ टेस्ट हुआ, उसके बाद साइकाइट्रिस्ट लेटर दे गया। फिर दिया एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को वो लेटर, उन्होंने स्टार्ट कर दिया हार्मोन। अब मेरे स्टार्ट मतलब यहाँ पे तो इंजेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं डायरेक्टली। मेरे डॉक्टर ने वहाँ पे बोल दिया, कहते कि मैं स्लो करवाऊँगा। मैंने कहा वो क्यों? कहते क्या होता है, हमने काफ़ी वो लोग देखे जिन्होंने टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लिए, एग्रेशन में ज़्यादा जल्दी आ गए। तो और पिंपल्स काफ़ी ज़्यादा होने लग जाते हैं टेस्टोस्टेरोन में। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ वो है स्लो जाएंगे। मैंने कहा डॉक्टर ये आप लेट करवा दोगे मेरे को, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन लेट होएगी। तो कहते ऐसा कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे पे ट्रस्ट रखो, आपको वहाँ तक पहुँचा दूँ। तो अब उन्होंने कहा मेरे को जेल यूज़ करनी है, इंजेक्शन की जगह जेल होता है एक, जैसे सैनिटाइज़र का पंप होता है ना, वैसे वहाँ पे वो पंप था। पंप मुझे आर्म पे लगाना था, यहाँ पे लगा सकते हो और पेट में लगा सकते हो। तो वो कहता था पहले एक पंप मारना है आपने 3 महीने तक। एक पंप यूज़ किया, मतलब धोया नहाया, वहाँ पे लगा दिया। धीरे धीरे उसी से तो वो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का ही हाँ, पंप है, वो तो वो पंप स्किन से आपकी बॉडी में जा रहा स्किन है। से जा रहा था। ओके। तो यहाँ भी होंगे, पर काफ़ी डॉक्टर नहीं रेकमेंड करते, वो मुझे नहीं पता क्यों। पर काफ़ी मेरे को लगता है कि उस चीज़ से ना मेरा एग्रेशन तो कभी आया ही नहीं उस स्टेज पे। तो वहाँ पे वो अब नॉर्मली स्टार्ट हुआ। मैंने कहा अब 3 महीने हो गए, फिर डॉक्टर से मिलना होता था। फिर डॉक्टर कहते थे अब आप 2 पंप लो।
फिर 3 महीने 2 पंप लिए। क्या क्या नोटिस हो रहे थे आपको चेंज अपनी बॉडी में? तो अब 3 महीने में मान लो पीरियड्स बंद हो गए, उसके बाद कभी आए ही नहीं। जब तक आप वो इंजेक्शन ले रहे हो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन उसको रोक रहा है, जो तुम्हारा एस्ट्रोजन है वो बनाना, जो उसका फंक्शन है वो सब रुक गया। तो काफ़ी लोगों ने मेरे कमेंट में भी पूछा उस चीज़ों के बारे में कि पीरियड्स आते हैं भाई तेरे को, तो नाइट फॉल होता है या पीरियड्स आते हैं। तो फिर अब पीरियड्स मेरे बंद हो चुके हैं, नाइट फॉल मुझे आ ही नहीं सकता, क्योंकि रिप्रोडक्शन सिस्टम चेंज नहीं होता, वो वैसे ही रहेगा। फिर आगे आगे बढ़े, पीरियड्स बंद हो गए, 6-7 महीने तक मेरी आवाज़ चेंज होने लगी, भारी होगी, 1 साल तक और भारी होगी। अब 1 साल तक पंप ही चल रहा था वो वाला हाँ, वो जेल? 1 साल तक डॉक्टर ने मेरे को जेल तक रेकमेंड किया। फिर मैंने थकार के डॉक्टर को बोला, मैं डॉक्टर पैसे बहुत लग रहे हैं इस जेल में, अब आप इंजेक्शन दे दो। और मुझे पता था इंजेक्शन वहाँ का ऐसा है कि 3 महीने में 1 लगाना है, ख़त्म। वो रोज़ उठ के लगाना है, उठा मतलब चल रहा है, डेली है वो मेरे लिए हेडेक कि ये करना ही करना है। अच्छा, इन सब के पैसों के लिए घर से हेल्प मिल रही थी आपको? बढ़िया। नहीं, फाइनेंशियली मैंने खुद ही वहाँ पे ये पार्ट टाइम जॉब करके किया हुआ बट घर वालों को मालूम था कि तुम ये ट्रीटमेंट तो खुद से स्टार्ट करवा कर रहे हो? हाँ, तो उनसे मैंने कभी भी हेल्प नहीं ली, बस पढ़ाई का वो भी लोन लिया था मैंने। तो वहाँ पे जाने के लिए 40 लाख का लोन था मेरे सिर पे। अब मेरे को था कि 2 चीज़ें हैं ऑप्शन, या तो सीधा लोन पे टारगेट रखो या ट्रांजिशन पे। फिर मेरे को हुआ कि नहीं, अगर मैंने लोन पे कर लिया तो मेरा वो टाइम ही निकल जाएगा लाइफ का जो मैंने वेस्ट कर दिया। अब मेरे को था कि साथ साथ सब कुछ करना ही करना है मेरे को, कुछ भी हो जाए चाहे। वहाँ पे लोन धीरे धीरे रखा कि EMI पे करना स्टार्ट करी, साथ साथ आधा पोर्शन इसमें निकाल दिया ट्रांजिशन के पीरियड में। अब जाके मतलब आप मान लो 5 साल बाद मैंने यहाँ पे लोन पूरा कंप्लीट कर दिया अपना, कि हो गया। ये अच्छा करा। भाई जब आपके इंजेक्शन चल रहे थे उसके बाद का क्या प्रोसीजर होता है? मतलब बायोलॉजिकली अगर आपको अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी है, जैसे आपकी अपर बॉडी पार्ट, तो फिर उसका आपने रिमूवल कैसे कराया, वो सब उसका क्या प्रोसीजर था? इंजेक्शन स्टार्ट हुए, उसके बाद आप मान लो 1 साल के लिए आपने वो इंजेक्शन, मतलब हर 3 महीने में एक इंजेक्शन लगा हाँ आपको? अब वो तो ये 3 ऑस्ट्रेलिया में ही चल रहा ऑस्ट्रेलिया है? में, यहाँ पे अलग डोज और नाम भी अलग होगा जो यहाँ पे मिल रहे हैं। पर वो आपको प्योर टेस्टोस्टेरोन ही दे रहे थे, सिर्फ हार्मोन ही दे रहे थे, या और भी कुछ मेडिसिन? नहीं नहीं, सिर्फ उन्होंने हार्मोन दिए थे। यहाँ के डॉक्टर्स शायद कुछ मेडिसिन भी दे देते हैं उस, पर वहाँ पे वो बोलते सब नेचुरली ही चलाओ और सिंपल वो रखो न्यूट्रिशन के साथ। तुम जिम भी जाते रहो और डाइट फॉलो डाइट क्या करते चल रहो। रही थी आपकी? क्या परहेज लेना था, क्या लेना? परहेज डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला, वो कहते नॉर्मली खाओ, बाहर का ही बंद ही रखो, फैट ही चढ़ेगा तुमको, जैसे बाकी इंसान है वैसे ही तुम हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंजेक्शन लो और करते चलो जो नॉर्मल रूटीन के साथ चीज़ें तुम वर्कआउट ऐड करो और रूटीन सेम तो आपको इंजेक्शन से और पंप से कुछ डिफरेंस लग रहा था? पंप से मान लो अब पिंपल मेरे को बड़े रेयर आते थे, अब जैसे ही आए इंजेक्शन पे ट्रांसफ़र, पिंपल स्टार्ट हो गए मेरे आना, और काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े आते थे उस टाइम पे। मैंने वीडियोस ऐसे फ़ोटोज़ भी रखी थी कि ऐसे मुंह पे आ जाने, बाकी एरिया में नहीं आते, मुंह पे फेस पे ज़्यादा आने लगते हैं। फिर मैंने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर कहते मैंने इसलिए बोला था कि उसी को रखो लाइफ टाइम तक, वो भी बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। पर मैंने कहा डॉक्टर आप ये बताओ कि ये करना कैसे है। डॉक्टर उन्होंने कहा कि चलो इंजेक्शन जो 3 महीने की डोज वाला है वो आप 4 महीने तक ले जाना, फिर उसके बाद 3-3 महीने तक आना। वो डॉक्टर पूरा गाइड करते थे कि ऐसे ही रखना ताकि वो स्लो हो जाए, तुम्हें मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना पड़े अब इन चीज़ों के लिए, स्किन का इशू क्रिएट हो गया। अब वहाँ पे हर साल मेरा ब्लड टेस्ट पूरा होता था कि इसमें कितना लेवल बढ़ चुका है, कितना कम हो गया बाकी चीज़ों का। अब हर साल मेरे को, अभी भी अगले महीने मेरी अपॉइंटमेंट है वहाँ पे, उससे पहले ब्लड टेस्ट चेक करेंगे, फिर ही नेक्स्ट उन्होंने साल की डोज बता देंगे, 3-3 महीने की लिख के ये इसको मिलेगी। तो वो इंजेक्शन अभी भी चल रहे हैं आपके? चल रहे हैं वो, जिस दिन रोके बॉडी का सब कुछ फंक्शन वैसा बन सकता है पुराने जैसा? हाँ। तो ये फॉर लाइफ चलेगा? हाँ। अच्छा, ओके। तो सर्जरी का ये है कि आप मान लो कि आपने करवा भी ली, बॉटम तक करवा ली, चेस्ट की भी करवा ली। आपकी सर्जरी की बात करते हैं भाई, आपने इंडिया से कराई ऑस्ट्रेलिया से कराई? सर्जरी मैंने इंडिया से कराई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे एक्सपीरियंस डॉक्टर को अभी कम है, क्योंकि ज़्यादा सर्जरीज बल्क में नहीं होती वहाँ, लिमिटेड लोग हैं, जितने दिल्ली में नहीं होंगे उतनी पूरी आबादी होगी ऑस्ट्रेलिया की, ऐसा हिसाब होगा। इंडिया में ज़्यादा हुई है ऐसा है? हाँ, इंडिया में काफ़ी चल रही हैं सर्जरीज, तो नॉर्मली डॉक्टर एक दिन की 2-2 3-3 कर लेते हैं एक जगह से। क्या प्रोसीजर होता है वो सर्जरी से पहले? आपको क्या कहते हैं कि कैसे रेडी करते हैं बॉडी को? सर्जरी से पहले वो यही बोलते हैं साइकेट्रिस्ट लेटर दे दो, आप हार्मोन पे आ गए हो वो दिखा दो। तो ऑस्ट्रेलिया का लेटर यहाँ पे वैलिड होता है या इंडिया के लिए अलग आपने कंसल्टेशन ली? वहाँ का भी वैलिड होता है वैसे, और ट्रांजिशन में जब तुम होते हो दाढ़ी देख के वो वैसे ही समझ जाते हैं कि ये बॉडी अब थोड़ी रेडी है। हाँ रेडी है।
फिर वहाँ पे अगर तब भी नहीं माने, कभी कभार कुछ हैं डॉक्टर्स जो बोल देते हैं कि हमें यहाँ का भी लेटर आप दे दो। डिपेंड करता है डॉक्टर पे कि वो वहाँ का वैलिड मान रहा है या नहीं, और कुछ मांग भी लेते हैं कि दे दो। 2-3 थे डॉक्टर, मैंने जब यहाँ पे कंसल्ट किया कि यहाँ पे मुझे सर्जरी स्टार्ट करनी है चेस्ट की, तो फिर एक ने मेरे को बोल दिया कि यहीं वाले साइकाइट्रिस्ट से आपको बात करनी पड़ेगी, हम वही लेंगे। और 1-2 जो थे वो मान भी गए थे कि ठीक है, आपके तो दिख भी रहे हैं कि आपका है और लेटर आप दे ही रहे हो। फिर उन्होंने कहा कि ये 2 टाइप की सर्जरी है चेस्ट वाली, एक होती है की होल वाली और एक होती है डबल इंसिजन, जिसमें पूरी कट लगेगा चेस्ट। और वो कट रहेगा? हाँ, लाइफ टाइम तक रहेगा। सही अब मार्क जिम रहेगा। करते रहो तो वो मान लो मसल बन गया, वो स्किन का वो नीचे चला गया, पर वो फिर भी रहेगा। विजिबल होगा वो मार्क। हाँ, बड़ा से हल्का सा हो जाएगा, पर बाद में देख लो, अब न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, वो लेज़र से हट जाए या किसी टैटू वाले उससे हट जाए तो वो करवा सकते हो बाद में, पर वो रहेगा मार्क कि इसकी सर्जरी हुई है। आपने कौन सी वाली कराई थी? मेरी डबल इंसिजन हुई थी। अब इशू ये हुआ था, मैंने जब हार्मोन लेना स्टार्ट किए थे, अब वहाँ पे कोविड था, उस ड्यूरेशन में मेरी सर्जरी डिले हो गई कि 2 साल तो वहीं पे कट गए। अब उस ड्यूरेशन में क्या हुआ कि जैसे हार्मोन लेना स्टार्ट किया, मेरी जो चेस्ट वाला एरिया था पहले ऊपर था, वो सैग्ड हो गया हार्मोन की वजह से, क्योंकि वहाँ पे वो ईस्ट्रोजन लेवल स्लो हो गया, वो मेल हार्मोन ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो फीमेल हार्मोन से। हाँ, तो वो लिफ्टेड थी पहले, तो वो सैग्ड होगी, जैसे एक बूढ़ी औरत की आपने देखी होगी, एकदम स्किन लूज, चेस्ट नीचे होगी। अब डॉक्टर को चेक करवा के हम पूछते हैं कि डॉक्टर कौन सी हो जाएगी, आप बता दो जो आप बेस्ट रिजल्ट दे पाओगे। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि देखो की होल सूट नहीं करेगी, हम करेंगे स्किन सैग्ड है, वो स्किन रह जाएगी, फिर आप उसको जोड़ोगे वो ज़्यादा लंबा बढ़ जाएगा, इससे अच्छा आप सीधा डबल इंसिजन करो और निकाल के पूरा अटैच कर देंगे हम पूरा। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 100 स्टिच भी आता है, मैं प्रिपेयर्ड हूँ दिखाने में भी, और काफ़ी रील्स में मैंने दिखाई भी अपनी पूरी सर्जरी, ऐसे है, ये ऐसे दिख रहा है, मेरे को उसमें भी शर्म थी। मेरे को हाँ ठीक है, किया तो किया है। उसके बाद वो करने के हो गया सब कुछ कंप्लीट, डॉक्टर फिर कहते कि अब 6 महीने के गैप ज़रूर लेना हर सर्जरी के। फिर यूट्रस रिमूवल होता है पूरा अंदर से, उसके बाद तो वैसे ही पीरियड्स बंद हो जाएंगे। फिर टेस्टोस्टेरोन का लेवल डॉक्टर भी कम कर देते हैं टाइमली, कि अगर आपका वो है ही नहीं पार्ट, वो कम कर देंगे कि ओवरडोज में ना चाहे वो भी पूरा चेक करेंगे। उसके बाद फिर से ब्लड टेस्ट लेके कि ये चल रहा है, फिर बॉटम के लिए आप प्रोसीड कर सकते हो। वो भी 2 टाइप की है, एक होती है मैटियोप्लास्टी, एक फेलोप्लास्टी। ओके। तो मैटियोप्लास्टी में क्या होगा कि इतने साइज़ का हो जाएगा, नेचुरली उसमें जो सेंसेशन थी वही रहेंगी और बाकी चीज़ें बंद हो जाएंगी। मतलब आपका जो पेनिस का साइज है वो इतना सा इतना सा और वो रहेगा। बनाएंगे कैसे, आपकी स्किन से बनाएंगे? उसी स्किन को बंद करके उसकी लेंथनिंग करेंगे, अच्छा, वहीं पे वो बंद हो जाएगा तो सब कुछ। आपका यूरिन पास उसी से होगा? उसी से होएगा। और बोनर होगा उसमें? हाँ, हो सकता है उसमें प्रॉपर। तो आपको सेंसेशंस आएंगे उसमें? हाँ, बट साइज छोटा रहेगा। साइज इतना रहेगा, इसको बोनर का लेके भी क्या करोगे? सही बात है। पैसा मतलब 2 इंच ही मान लो इसको। हाँ, 2-3 इंच खींच खुचा के जितना कर पाए वो अच्छा। वो करेंगे ट्राई। तो ये पेशेंट के ऊपर होता है कि वो ये बोले कि यार मुझे ना साइज थोड़ा बड़ा चाहिए अपने पीनिस का, तो वो फिर हाँ, होता है वो चूज कर सकते हैं, तुम अपनी मर्जी। वो सेकंड ऑप्शन है, उसमें क्या होता फुल्ली है? मर्जी है। फेलोप्लास्टी में क्या होगा, वो स्किन का ग्राफ्ट लेंगे, स्किन पूरी यहाँ से काट देंगे, ठीक है, यहाँ से पूरी स्किन काट देंगे, या तो पट से ले लेंगे। थाईलैंड में तो और डेवलप कर गए हैं, वो पीठ से भी ले लेते हैं, कि लोग कहते हैं कि यार बाजू सामने दिखती है कि कटी हुई है, तो आप ऐसा करो जहाँ कपड़े पहन सकते हैं उस एरिया से लेना स्टार्ट। थाईलैंड में? थाईलैंड में तो काफ़ी नॉर्मल हो चुकी हैं ये सर्जरीज। तो फिर वहाँ पे मैंने उनसे भी कंसल्ट किया था, सब वो ले लिया कि ये इसका डाटा है। उसके बाद उन्होंने बोला कि यहाँ से हम ग्राफ्ट ले लेंगे फेलोप्लास्टी करने के लिए, फिर वो उसको रोल करेंगे, पूरा बना देंगे, फिर वो डाल देंगे वहाँ पे, जोड़ देंगे उस एरिया पे। ऑलराइट। ठीक है, अब वो रहेगा 6 महीने के लिए वैसा। उसके बाद होंगे इम्प्लांट्स 6 महीने के बाद। अच्छा। जितने साइज भी आप चूज़ करोगे वैसा रहेगा, 6-7। अच्छा, ऐसी वो होती है कि 10 इंची का भी चूज जितना भी करना है। बड़ा वालो जरूरत नहीं है। 10 का ले रहे हो? हम तो झूठ नहीं। फिर इतना ही लंबा, मतलब जितना आपकी क्षमता है वैसा चाहिए। अपनी हाइट के हिसाब से भी देखो, वो अब क्या फ़ायदा कि अब तुम 5 फुट के हो, तुम 10 लगा लो, ज़मीन पर टच हो रहा है। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि वो ग्राफ्ट कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, आगे बताओ पूरा। कहते 6 महीने बाद इम्प्लांट होगा। इम्प्लांट मतलब सिलिकॉन के वो डाल देंगे उसमें रॉड, और टेस्टिकल भी उसी से बनाएंगे, जिससे इरेक्शन क्रिएट होगा। अब डॉक्टर बड़ा चूज़ करना पड़ेगा बेस्ट इस चीज़ में, क्योंकि एक भी नर्व की एंडिंग आगे पीछे हुई वो डेड हो जाएगा,
वो कभी ना खड़ा होगा ना फील होगा उधर क्या हुआ, बस सुसु निकल जाएगा तुम्हारा, और कुछ किसी काम का नहीं है वो। बोनर भी नहीं होगा अगर कुछ? नहीं, कुछ भी फील ही नहीं होगा, तुम कर भी नहीं सकते किसी के साथ, वो कुछ फील नहीं है उसमें। करोगे भी तो ऐसा लगेगा अगर तुम बस स्किन टच करे हो किसी के साथ, कुछ है ही नहीं फील के सेंसेशन। फिर मैंने कहा हाँ थोड़ी रिस्की है ये वाली, और इसका 87% ही है रेट सक्सेसफुल का। तो जिसने भी जाना है इस सर्जरी तक बड़ा सोच के जाओ, क्योंकि मेटियोप्लास्टी बड़ी सेफेस्ट है अभी तक की, 100% उसमें रहेगा। पर लोगों को माइंड में ये रहता है ना कि साइज़ बड़ा नहीं है, किसको दिखाएंगे, मतलब वैसे नॉर्मल लड़के भी जिनका साइज़ छोटा होता है वो ऐसे ही सोच रहे होते कैसे बड़ा हो जाए, जैसे अभी आपने बात करी। तो उस टाइम पे उसके माइंड में भी होता है कि इतनी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने ले ली, जो कर रहे हैं इस ट्रांजिशन में, तो बड़ा क्यों नहीं करवाएंगे। फिर काफ़ी थाईलैंड में थे मैंने देखे, और इंडिया के भी देखे हैं कुछ, काफ़ियों ने करवाए हुए हैं, पर वो मे भी सामने नहीं आते, कंफर्टेबल नहीं होंगे कि हमने कराया, वो चाहते ही नहीं है कि हमारी ट्रांजिशन पता लगे। तो मेरे को था कि मेरा है जो मैं बाकियों के लिए हेल्प ज़रूर करूं वीडियोस के थ्रू, कि इन्हें पता लगे कि क्या होता है, आगे क्या क्या हो सकता तो है। आप कौन सी सर्जरी ऑप्ट करोगे नीचे? ऑप्ट जैसे मेटियोप्लास्टी होगी तो उसके बाद फेलोप्लास्टी पे आप जा सकते हो। अच्छा, तो मतलब आपका बेसिक मेटियोप्लास्टी है, वो होने के बाद भी आप फेलोप्लास्टी कर सकते हो। करा सकते हो 6 महीने के गैप में। 6 महीने की गैप मर्जी है, साल भी कर लो, 2 साल कर लो, जब खुद में लगे कि तुम फाइनेंशियली उस चीज़ के लिए काबिल हो गए हो तब बढ़ो। कितना खर्चा आता है भाई? जो आपकी चेस्ट वाली थी उसमें कितना खर्चा आया था? चेस्ट में मान लो 1.5 लाख आराम से लग जाता है, और आफ्टर केयर तो ज़्यादा ही लग जाता है, कितने मेडिकेशन। दिन हॉस्पिटल रहना पड़ता है? उसके लिए एक रात काटनी है बस, अगले दिन आप घर जाओ, स्टिचेस खुलेंगे। कैसा रहा था आपके लिए वो, मतलब बेड रेस्ट पे थे आप, इन्फेक्शंस हुए या तबीयत कैसी रही आपकी उसके बाद? उस ड्यूरेशन में मान लो मैंने जैसे एक रात कट गई, अगले दिन पहले तो मतलब जब सर्जरी करके निकले 3 घंटे में मुझे लग गया सुसु तो सुसु लग गया, मैंने कहा मेरे को जाना है सुसु करने, मेरे को जाने दो। नर्स रोकने लगी कि नहीं एनेस्थीसिया का नशा चढ़ा हुआ है, आप नहीं जाओगे, तो आपको नहीं पता कि दर्द वर्द हो रही होगी। तो मैंने कहा नहीं बड़ी ज़ोर से आ रहा है, कहते ठीक है आपको वो लगा देते हैं कैथेटर, जो नीचे डाल दिया। फिर पूरी रात वही लगा रहा मेरे को। उसके अगले दिन मेरे को डिस्चार्ज कर दिया, मेरे को यहाँ पे लगी हुई थी पाइप्स, उसमें देखना था उनको कि कितना खून ओवरनाइट निकलेगा। तो उन्होंने कहा उसके लिए नेक्स्ट दिन आना, वो फिर हम निकाल देंगे साइड से, और बाकी जगह पूरी पट्टी लगी हुई थी। फिर डॉक्टर ने कहा कि हाँ ठीक है, इसके कम ब्लड हुआ है जो पाइपें लगी हुई थी उसके साथ, तो इसका निकाल दो। डिपेंड करते कुछ लोगों के ज़्यादा 2-3 दिन भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, वो गंदा खून जो होता है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। फिर आगे जाके उन्होंने निकाला, 20 दिन बाद मान लो 21 दिन, 3 हफ्ते स्टिचेस खुलने थे। तो मैंने थोड़ा उसको डिले कर दिया 4-5 दिन और, कि मुझे पता है कि वो अच्छे से स्टिच खुलेंगे तब जब थोड़ा लंबा गैप ले लोगे। उसी टाइम पे काट दिए तो थोड़ा टाइट फील होती है और लगती भी है, जब वो खींचते हैं ना तो दर्द होती है। तो फिर मेरे को ज़्यादा दर्द नहीं हुई, काफ़ी लोगों को होता है कि हमें दर्द हो रही है, बहुत हो रही है, तो मेरे को नॉर्मल था। हाँ मैंने बड़ा ट्रैवल भी किया उस टाइम पे, क्या यहाँ से जाके चंडीगढ़ चक्कर काटे, फिर जम्मू काट लिए, और वहीं पे पट्टियाँ करवाई। ऐसे डॉक्टर बोलते हैं हमारे पास ही आ जाना, हम ड्रेसिंग सारी 2-2 दिन बाद चेंज करेंगे। तो मैंने ट्रैवल भी किया उस ड्यूरेशन में। अब मैंने खुद को वो समझ लिया था कि छोड़ो यार, इतनी केयर नहीं है, नॉर्मल हो गई सर्जरी। तो पर नहीं, काफ़ी लोगों को देखना पड़ेगा इन चीज़ों को, ये बड़ा सीरियस मैटर है। फिर मेरे को इन्फेक्शन हो गई थी यहाँ पे, मेरे को पस पड़ गई उसी टाइम, पट्टी जब उतारी उन्होंने फिर रिमूव की उस पस को। फिर डॉक्टर ने कहा कि एक जगह टिक जाओ, जहाँ पे भी हो वहीं पे 1 हफ्ता काट लेना, इधर ट्रैवल मत करो। हाँ ट्रैवल मत करो, इन्फेक्शन हो जाएगी, गर्मी लगती है उस एरिया में, वो बाइंडर पहना हुआ है तुमने। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बैठ के वहाँ पे चेंज करवाया। फिर जाके मेडिकेशन न्यू लगी, चेंज कर दी उन्होंने। फिर ये लंबा चला प्रोसेस, फिर काफ़ी मतलब रिकवरी का ध्यान बहुत रखना पड़ता है। फिर मुझे वापस भी जाना था ऑस्ट्रेलिया। 1 महीने बाद मेरे को वहाँ पे जाके रास्ते में, मतलब पहले ही फ़्लाइट वालों ने बोल दिया कि आप फिट हो कि ट्रैवल कर लोगे। मैंने कहा हाँ हाँ आप मेरे को ले चलो। पर वो फ़्लाइट 16-17 घंटे की फ़्लाइट थी। जैसे मैंने बैठा हुआ, वो बस हो गई मेरी, तो ऐसा लग रहा था शरीर सुन्न हो चुका हुआ है। कैसे मैंने बैठ के अपना वो टाइम काटा। तो लोगों को है कि घर बैठो अच्छे। तो भाई एक बात बताओ, जैसे अभी आपने बताया जो नीचे की सर्जरी होती है बॉटम पार्ट की, वहाँ पे टेस्टिकल्स आते हैं, पीनिस डेवलप किया जाता है, तो बॉडी स्पर्म तो नहीं प्रोड्यूस करेगी ना? नहीं वो नहीं करेगी। इजैकुलेट नहीं करोगे इफ़ यू आर परफॉर्मिंग, नहीं होता। इजैकुलेशन वो हो सकता है जैसे एक फीमेल बॉडी में डिस्चार्ज होता है वैसा डिस्चार्ज निकल सकता है, पर वैसा नहीं होगा कि जैसे लड़कों में स्पर्म रिलीज हो गया, ये कुछ नहीं होगा। तो वाइल डूइंग इट आप कैसे फिर, जैसे ऑर्गेजम मिलता है मेल को, या फिर जैसे इजैकुलेट किया नाउ यू आर डन, तो वो चीज़ आपको कैसे आप फील करोगे अगर? वो वैसे ही जैसे सेंसेशन फीमेल में हो जाता है ना कि उस बॉडी पार्ट का जो क्लाइटोरियस पार्ट है
उस एरिया में पूरा जब जी स्पॉट हिट हो गया आपका तो फील आ गई कि ये हो गया, उसी की तरह वैसा है, और डिस्चार्ज होएगा उसी जगह से क्योंकि वो एक ही जगह बन गई होगी तुम्हारी, अच्छा, उसमें हो सकता है। अब फैलोप्लास्टी में भी वैसा ही होगा, पर वही है कि सेंसेशन काफ़ी लो हो चुकी होगी उस चीज़, तो इसमें डिस्चार्ज आप एक तरीके फीमेल की तरह ही कर काइंड रहे ऑफ हो, वैसा कि डिस्चार्ज पीनस भी है तो भी। वैसा ही होगा।